सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। अब किसी के जहन में थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन की मियाद को कई दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस बात की पुष्टि शुरुआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की और धीरे धीरे अलग अलग चैनल्स के जरिए इसकी पुष्टि होती चली गई। मुद्दा वो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपके सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं जिस पर आपको अमल करना होगा, क्योंकि अगर भारत कोरोना के खिलाफ एक सफल जंग लड़ना चाहता है तो जरूरी है कि इन कमजोर कड़ियों पर ध्यान दे। मुद्दा नंबर 1, 2 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग को नीचे खींच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं गुजरात की और मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। दूसरा मुद्दा, गोदी मीडिया और उसके द्वारा की जा रही भड़काऊ रिपोर्टिंग, भड़काऊ कार्यक्रम जिसके चलते समाज के अंदर दंगा फैल सकता है। बताइए ना, इस वक्त समाज की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, सरकार की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ें, मगर गोदी मीडिया लगातार इसे हिंदू मुस्लिम कर रहा है। और तीसरी और अहम बड़ी चुनौती कि खुद भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है। अमित मालवीय, इस खबर के मुताबिक इस शख्स ने 15 झूठ बोले थे और यह बंदा बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने एक एक मुद्दा करके बताना चाहूंगा। शुरुआत मैं करना चाहूंगा गुजरात के साथ। गुजरात से कुछ शर्मनाक तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के ये वर्कर्स जो हैं वो जमीन पर उतर आए हैं, वो वापस अपने घर जाना चाहते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसी गुजरात मॉडल का सहारा लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे। इसी गुजरात के बारे में बार बार यह बताया जाता था कि गुजरात में कोई भूखा नहीं सोता। तो मैं ये जानना चाहता हूं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से कि आखिर इन मजदूरों का आप ख्याल क्यों नहीं रख पा रहे? क्या वजह है कि उड़ीसा के मजदूर सड़क पर हैं और क्या वजह है कि इस बड़ी खबर पर पूरी तरह से एक सन्नाटा बना हुआ है? और यही नहीं, गुजरात अपनी तरफ से पर्याप्त टेस्टिंग भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोरोना के कितने मरीज हैं। मगर गुजरात जैसा राज्य जिसके गुजरात मॉडल के बारे में देश को पाठ पढ़ाया गया था, वहां पर्याप्त टेस्टिंग भी नहीं हो रही है। और क्या आप जानते हैं कि इस वक्त अगर देश भर में आंकड़े पर हम गौर करें तो गुजरात तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां कोरोना से लोग मारे गए हैं। यह हाल है गुजरात मॉडल की। और मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो तो और भी कल्पना से विचित्र है। वहां आप जानते हैं किन हालात में कमलनाथ की सरकार को हटाया गया था? देश कोरोना संकट का सामना कर रहा था, बावजूद उसके उस सरकार को हटा दिया गया। अब हमें ऐसा लगा था कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हालात बेहतर होंगे, या कम से कम जो काम चल रहा था उसी को वो आगे जारी रखेंगे। क्या आप जानते हैं कि अब तक मध्य प्रदेश में जहां 30 से ज्यादा लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं, अब तक उनका स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। मध्य प्रदेश डज नॉट हैव अ हेल्थ मिनिस्टर। इससे ज्यादा शर्मनाक बात आखिर क्या हो सकती है? और वहां जो उभर कर आया है वो कल्पना से भी विचित्र है। आप जानते हैं क्या? आपके स्क्रीन पर ये महिला हैं, इनका नाम है पल्लवी जैन। ये वहां की एक बड़ी ब्यूरोक्रेट हैं, प्रमुख सचिव हैं। क्या आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बात को छुपाया कि उनका बेटा अमेरिका गया। न सिर्फ वो अमेरिका गया बल्कि अब वो खुद कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद ये लगातार तमाम बैठकें अटेंड करती रही और उनके चलते कई ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अब कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। आपके सामने एक खबर जिस पर आपको गौर करना होगा। मध्य प्रदेश जब कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था तब प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने मंत्रालय से दूरी बना ली थी। कारण स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव और डायरेक्टर ही कोरोना पीड़ित हो गई हैं।
इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में जनता से ट्रैवल हिस्ट्री मांगने वाले स्वास्थ्य विभाग की मुखिया ने ही अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री सरकार से छिपा रखी थी। कितने शर्म की बात है कि वहां के स्वास्थ्य सचिव ने ही सरकार से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपा रखी थी। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, तो क्या उन्होंने कोरोना के संदर्भ में जो नियम कानून जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए था, क्या उन्होंने ऐसा किया था? नहीं किया था। इन तस्वीरों को देखिए, भीड़ के बीच इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। इनके लिए सत्ता पर काबिज होना ज्यादा जरूरी है। राज्य की जनता कोरोना वायरस से संक्रमित हो या ना हो, क्या यह आपकी प्राथमिकता है? एक और बात पर गौर कीजिए। इंदौर को इस बात का गौरव हासिल है कि वो देश का सबसे साफ शहर है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त 90% जो मामले हैं वो इंदौर से उभर कर आ रहे हैं। इस तस्वीर के मुताबिक मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा लोग जो हैं अब तक कोरोना से मारे जा चुके हैं, और इंदौर की बात करें तो यहां कम से कम 26 लोग कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर जैसे शहर की हालत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने थाली और ताली बजाने का ऐलान किया था, तब इस तरह से इंदौर की जनता सड़कों पर उतर आई थी मानो देश वर्ल्ड कप जीत गया हो। मैं क्यों ना मानूं कि इसी तस्वीर का नतीजा है कि आज इंदौर इतने बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस से संक्रमित है। आज इन दो राज्यों का जो मैंने आपके सामने मुद्दा उठाया, यह बता रहा है कि ये दो राज्य इस वक्त भारत जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, ये दोनों कमजोर कड़ियां हैं। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा ने, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये तमाम मुद्दे उठाए हैं। मुद्दा नंबर 1, मध्य प्रदेश के पास कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। मध्य प्रदेश के पास सिर्फ एक मुख्यमंत्री है। अभी तक कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ नहीं दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं। 45 आईएएस ऑफिसर्स कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक वन मैन शो की वजह से मध्य प्रदेश इसका खमियाजा भुगत रहा है। क्या गलत उठाया है यहां पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कि आपने सत्ता की भूख में मध्य प्रदेश में सरकार तो बना ली, मगर उसका खमियाजा पूरा राज्य भुगतने वाला है। इंदौर जैसा शहर भुगतने वाला है जो मध्य प्रदेश की आन बान और शान है। क्या जवाब है किसी के पास इसका, बताइए। और एक तरफ जहां गुजरात और मध्य प्रदेश जैसी शर्मनाक मिसालें हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसी मिसालें भी हैं। आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने कार्यक्रम किया था कि किस तरह से शायद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ही नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी और अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं अयोध्या पूरे लाव लश्कर के साथ। वहां वो पूजा करने लगते हैं, मगर बावजूद इसके बाद में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिंगल हैंडेडली गोदी मीडिया जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा था, उसको एक्सपोज किया था इस तरीके से। उन्होंने बाकायदा मिसालें पेश की थी जो इस वक्त लगातार मैं आपको आपके स्क्रीन पे बता रहा हूं। क्या ANI, क्या जी न्यूज, क्या न्यूज 18, सबके गलत बयानी और झूठ का पर्दाफाश किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने। मैं जानता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 1000 बसें रवाना कर दी थी जिसके जरिए दिल्ली बॉर्डर से लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके, उस वक्त आपको याद होगा कि बस स्टैंड्स में जबरदस्त अफरा तफरी मची थी, मगर कम से कम योगी आदित्यनाथ ने कोशिश तो की थी। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश और गुजरात जैसी शर्मनाक मिसालें हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस हो या उनका भी प्रयास काफी हद तक सकारात्मक दिखाई दे रहा है। मगर बीजेपी के प्रचार तंत्र का क्या कीजिएगा? गोदी मीडिया, एक ऐसे वक्त जब गोदी मीडिया या प्रचार तंत्र का यह कर्तव्य होता है कि वो कोरोना के खिलाफ सरकार जो जंग लड़ रही है उसकी मदद करे, ये न्यूज चैनल्स उनका एकमात्र मकसद यह बन गया है कि किसी तरह से इस संकट को भी हिंदू मुस्लिम किया जाए और इसकी राजनीतिक फायदा जो है, इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को पहुंचाया जाए। मसलन मैं आपको बता चुका हूं और लगातार अपने कार्यक्रमों में बता रहा हूं कि किस तरह से खुद यूपी पुलिस ने गोदी मीडिया के झूठ का पर्दाफाश किया। अब आपको याद होगा
कि कल एक न्यूज चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन क्या किया कि मदरसों में अभी भी बड़े तादाद में बच्चे हैं और मदरसों के जो संचालक हैं उन्होंने किस तरह से दिल्ली पुलिस को रिश्वत दी ताकि ये बच्चे इन मदरसों में बने रहें। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, इन मदरसों में कौन रहते हैं? बच्चे। क्या न्यूज चैनल्स को इतनी भी शर्म नहीं आती कि अब तुम उस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस कर रहे हो जिसमें निशाने पर बच्चे हैं? और क्या तुम भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था? और फिर वो तस्वीरें याद हैं आपको? ये तस्वीरें याद हैं आपको कि किस तरह से लोग सड़कों पर चल पड़े थे? दिल्ली से लेकर लोग आजमगढ़ तक पैदल चल के गए थे, दिल्ली से लेकर बिहार तक लोग पैदल चल के गए थे। ये क्या चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ रहे ये बच्चे पैदल चल के अपने घरों में जाएं? क्या गोदी मीडिया के ये चैनल्स जानते हैं कि इसी तरह से सड़क पर चलते हुए कम से कम 30 लोगों की मौत हुई थी? और ये आखिरी आंकड़ा है, मैं नहीं जानता उससे आगे कितने लोगों की मौत हुई थी सड़कों पर चलते हुए। आप क्या चाहते हैं कि ये बच्चे सड़कों पर चलें और उनका भी वही हश्र हो? बात वो नहीं है। मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो गरीब घरों से आते हैं, जिनके मां बाप उन्हें खाना नहीं खिला सकते, जिनके मां बाप उन्हें पढ़ाई नहीं करा सकते। मदरसों का वो काम है, अगर वहां पर कोरोना वायरस से जुड़ी जो सावधानियां हैं वो नहीं बरती जा रही हैं, उस पर आप लोगों का ध्यान खींचिए। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि आप इस वक्त भी लोगों का ध्यान एक बार फिर मदरसों, तबलीग के जमात की तरफ खींचना चाह रहे हैं और इस मुद्दे को ज्वलंत करके समाज में एक बार फिर अराजकता फैला रहे हैं। आज एक बार फिर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, चाहे तबलीग के जमात का मामला हो, मदरसों का मामला हो, आखिर सरकार ने इन बच्चों को वो अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें क्या इंतजाम किए? बताइए। आप खुद जानते हैं कि देश में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के झूठे प्रचार के चलते, सिर्फ और सिर्फ उनके गलत प्रचार और प्रसार के चलते। आपकी स्क्रीन पर गोदी मीडिया का एक और गुनाह, यह है मोहम्मद दिलशाद। और जानते हैं इसकी मां क्यों रो रही है? क्योंकि पहले इसने अपनी नसें काट दी और उसके बाद फांसी लगा ली। जानते हैं क्यों? पहले उस पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इसने तबलीग की जमात के कुछ लोगों को स्कूटर में लिफ्ट दी, इससे अस्पताल भी भेजा गया, वहां 2 से 3 दिन उसने बिताया। बाद में पता चला कि ये कोरोना वायरस नेगेटिव है और वापस भी आ गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके परिवार को लगातार टारगेट किया गया, उसकी बहन से किसी ने भी दूध लेना बंद कर दिया। नतीजा, मोहम्मद दिलशाद ने पहले अपनी नसें काटी और फिर खुद को फांसी लगा दी। इस शख्स की मौत के लिए गोदी मीडिया के जहर को जिम्मेदार आखिर क्यों ना माना जाए? बावजूद इसके आप इस वक्त इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में नरक का कॉन्सेप्ट होता है, स्वर्ग और नरक का। मैं नहीं जानता हूं कि इस वक्त भी जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, नरक की कौन सी काली जगह इन लोगों के लिए सुरक्षित है। जब इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें यह लिखा जाएगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा था, तब गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा अपने कार्यक्रमों के जरिए समाज में और तनाव पैदा कर रहा था, रास्ता साफ कर रहा था समाज के अंदर मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट को लेकर। तुम्हारा इतिहास यह लिखा जाएगा, याद रखना। एक और अहम चुनौती जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उभर कर आने वाली है, वो है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था। हमारे डॉक्टर्स लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, जरूरी सामान नहीं है जिसके जरिए वो लड़ाई लड़ सके। नतीजा आपके सामने है। मुंबई के लॉकहार्ट हॉस्पिटल में नर्सें और डॉक्टर्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं और जब इस मुद्दे को उठाया जाता है तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे यहां कोरोना वायरस के मरीज आ रहे हैं मगर हमारे पास जरूरी सामान नहीं है। रोहतक मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर कामना कक्कर आवाज उठाती है, उसकी आवाज को भी दबा दिया जाता है। और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात है कि सरकारी व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो सेक्रेटरी हैं लव अग्रवाल से सीधे तौर पर सवाल पूछा गया था
कि आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट जारी की है कि अगर लॉकडाउन ना होता तो भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 8 लाख से ऊपर होती। आप सुनिए उसका वो क्या जवाब दे रहे हैं। कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो 15 अप्रैल तक देश में 8,20,000 से ज़्यादा संक्रमित मामले आते। क्या ये सही है? क्या ये रिपोर्ट सही है जो चल रही है अभी इस समय? 8,20,000 से ज़्यादा कर देता हूं सर, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं सर, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। सुना आपने? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यह खबर झूठी है। और अगले ही दिन अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उन्होंने चलाई है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहां पर देखिए वो ये बता रहे हैं कि हां, अगर लॉकडाउन ना होता तो संख्या 8 लाख से ऊपर बढ़ जाती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक दिन में आखिर क्या बदल गया लव अग्रवाल साहब? मैं आपको बताता हूं क्या बदल गया। क्योंकि इस शख्स अमित मालवीय ने इसी खबर का प्रचार प्रसार किया था कि अगर लॉकडाउन ना होता तो संख्या 8 लाख से ज्यादा बढ़ जाती। और इस खबर के प्रचार प्रसार के बाद अगले ही दिन स्वास्थ्य मंत्रालय यू टर्न लेते हुए जो बयान उसने एक दिन पहले दिया था उसे झुटलाते हुए उसने यह बयान दे दिया। और इस शख्स अमित मालवीय पर स्क्रोल की इस खबर के मुताबिक कम से कम 15 झूठ बोलने का आरोप है। यह वही शख्स है जिसने शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान कहा था कि यहां की औरतें चंद रुपयों के लिए 500 रुपए और बिरयानी के लिए वहां पर बैठी हैं। न जाने कितने झूठ गढ़े हैं उस शख्स ने जो कि बीजेपी प्रचार तंत्र का मुखिया है। मोदी जी, आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अगर आप इन चुनौतियों पर लगाम नहीं लगाएंगे तो मैं नहीं जानता हूं कि इस संकट का सामना देश कैसे करेगा। इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं, हम आपका हिस्सा हैं, आप हमारे लीडर हैं। मगर जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, इस बात पर गौर कीजिएगा। बेबाक में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।